स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट आपको बता दें कि ये जो हमारे वन लाइनर की सीरीज संविधान के प्रश्नों की चल रही है, ये उसका 9वां भाग है। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर उसमें पॉलिटी आती है तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पहली सीरीज ना देखी हो तो उसे पहले जो इससे पहले के भाग को ना देखा हो तो उसे देख लीजिए। और अगर आप नए हो चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित संशोधन है 7वां संशोधन जो 1956 में हुआ था, और 31वां संविधान संशोधन जो 1973 में हुआ था। 7वां संशोधन और 31वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा के वर्ष में कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में दो बार अर्थात 6 महीने के अंतराल पे लोकसभा में सत्र बुलाए जाना आवश्यक होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या जो है वह है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 552। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? तो देखिए, लोकसभा की जो बैठक है वह समाप्त की जा सकती है पहला तो स्थगन द्वारा, या सत्रावसान द्वारा, या विघटन द्वारा। स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा क्या किया जा सकता है? तो लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा के सत्र का अवसान यानी विघटन करने के लिए प्राधिकृत है तो राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा के सत्र का अवसान या विघटन करने के लिए प्राधिकृत या अधिकृत है। लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य में है? तो लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक जो प्रतिनिधित्व है वह उत्तर प्रदेश का है, जिसमें लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें सम्मिलित हैं। लोकसभा में राजस्थान के लिए निर्धारित सीटें हैं, तो राजस्थान की जो सीटें वह है 25 सीटें। लोकसभा के दो सदस्य किन राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं? तो लोकसभा के लिए दो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं गोवा से, मेघालय से, मणिपुर से और त्रिपुरा से। किन राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल एक सीट है? तो वह है लोकसभा में केवल एक सीट जो है संघीय प्रदेश में वह है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। सिक्किम राज्य है, मतलब राज्य और संघ शासित क्षेत्र के समूह में। तो कहाँ एक सीट है? देखिए, चंडीगढ़ में एक सीट है, सिक्किम में और मिजोरम में। डिलिमिटेशन या परिसीमन जो के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वह है उन्नाव जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे जो निर्वाचक का संख्या के अनुसार है सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। किसके अकॉर्डिंग? तो डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार तो लद्दाख, जो अब लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में। नवीं लोकसभा भंग की गई है 13 मार्च 1991 को। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए तो फरवरी 1998। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 12वीं लोकसभा से कोई लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चयनित या निर्वाचित किया जाता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन तक लगातार सदन में बिना सूचित अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं तो अध्यक्ष लोकसभा के,
उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के और सभापति राज्यसभा के। ये क्या है? संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद का अनन्य भाग नहीं है तो उपराष्ट्रपति से मिलकर संसद का उपराष्ट्रपति जो है वह संसद का भाग नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद बनती है किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल जो होना चाहिए वह 6 महीने का होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत जो संसद है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किसके लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। सही कथन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही न की जाती है 14 दिनों तक। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए तो 14 दिनों के अंदर। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट या रेफर किया जाता है तो इसे पारित किया जाना होता है। किसके द्वारा? तो जो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाना होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अनुच्छेद 108 के तहत भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी तो दहेज उन्मूलन विधेयक 1961 के संबंध में। दहेज उन्मूलन विधेयक जो था 1961 का, उसके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जो साधारण विधि निर्माण के पारित करने की स्थिति में। कोई कानून विधेयक रखा जा सकता है तो दोनों में से संसद के किसी भी एक पटल पर कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। अब देखिए सही कथन है कि राज्यसभा में वर्णित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं रहेगा। ठीक, अगर उसे लोकसभा ने पारित न किया हो तो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनके उपराष्ट्रपतियों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ठीक, जो मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका मनोनयन होता है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव में वह भाग लेता है। सही कथन देखिए नीचे है, किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। और संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों का निर्धारित करता है अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 क्या करता है? तो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है कब? जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है तब। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार दिया गया है। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और दूसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब क्या करे? तब राज्य संसद जो है वह राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है तो बिना किसी राज्य के सहमति से। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है तो संसद बना सकती है। धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है तो यहाँ पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे हुए वह पास कर दे, तब यहाँ समझा जाएगा अंगीकार, मतलब धन विधेयक को अंगीकार कर लिया जाएगा। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था है वह भारत की देन है।
लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है तो 1 घंटा। संसद में शून्यकाल की जो अवधि है वह है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक, आगे की कार्रवाई तक रहती है। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है तो आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी और उसके संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। कौन? तो आर्थिक कार्य विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। यदि वार्षिक जो संघीय बजट है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो उसे प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दे देता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो लेखानुदान है वह संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। किस लिए? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संसद में लेखा के लिए वोट यानी लेखानुदान आवश्यक होता है जब समान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तब लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है तो अनुदान के अनुरोध के रूप में व्यय का अनुमान जो है वह भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है तो सामान्य वित्तीय विधान के चरण है, पहला तो बजट की प्रस्तुतिकरण, फिर बजट पर चर्चा, तीसरा है विनियोग विधेयक को पारित करना और चौथा है वित्त विधेयक को पारित करना। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, फिर विनियोग विधेयक को पारित किया जाएगा, फिर वित्त विधेयक को पारित किया जाएगा। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है तो वह है 18 वर्ष। भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला जो अनिवार्य व्यय भार नहीं है तो वह है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन पर। यह संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमोदन अनिवार्य है तो भारत की संसद से अनुमोदन अनिवार्य है। किस लिए? तो संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। कहाँ जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में जमा होता है। कौन सा कर? जो करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से जो संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व है वह जमा होता है भारत की संचित निधि से। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो संसद को। संसद की लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य हैं प्रमुख कार्य जो है वह है शासन के वित्तीय लेखा विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कैग के रिपोर्ट का परीक्षा। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं तो 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। किससे? तो एस्टीमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति से। किससे नहीं? राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है तो लोकसभा के 30 सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये जो है यह संसद की वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट, संसदीय समिति गठित की गई थी तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, 2 सरकारी आश्वासनों के बारे में, 3 आंकलनों के बारे में। जो संसदीय समिति थी वह गठित की गई थी सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, और दूसरा सरकारी आश्वासनों के बारे में, तीसरा आकलनों के बारे में। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे तो 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल थे। किस लिए? तो 2G स्पेक्ट्रम जो थी उसके मुद्दे की जांच के लिए। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे तो PC चाको ये अध्यक्ष थे।
भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों को परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो वह है प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल है 1 वर्ष का। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंश नहीं है, तो भारत का नियंत्रक हो महालेखा परीक्षक के व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंश नहीं है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है, तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। इस संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से सीमित किया गया था, तो स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से सीमित किया जाता है स्थगन प्रस्ताव। तारांकित प्रश्नों के विषय में निम्न है, वह है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूर्व मौखिक दिए जाते हैं। ये क्या है? तारांकित प्रश्नों के विषय में संबंधित है। ये उत्तर मौखिक होते हैं तारांकित प्रश्न, और क्या होते हैं? पूरक प्रश्न होते हैं। और नेक्स्ट, संघ सरकार को के संदर्भ में सही कथन है, तो अत्यावश्यक मदों पर बहस करने हेतु सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मदों पर बहस करने हेतु क्या है? तो भारत में संसद के स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है। और है संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है कि यह जो होती है हर एक साल मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस इतनी, और मिलते हैं इसकी जो बचे हुए पार्ट है उसके साथ। मैंने एक और सीरीज स्टार्ट की है जो LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता TGT PGT के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। सो फ्रेंड्स, आप उस सीरीज को भी देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।